गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रज्ञा विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम कक्षा 10वीं का अर्थशास्त्र का जो लेसन फर्स्ट कर रहे थे उसी का लेक्चर थर्ड करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने किया था कि जो आय है वो एक महत्वपूर्ण जो लक्ष्य है वो मानव का होता है, जिससे मानव के विकास को मापा जाता है कि कौन सा देश कितना विकसित है, कौन सा देश विकासशील और कौन सा अल्प विकसित है। आज हम करेंगे कि आय के अतिरिक्त कुछ और भी मापदंड है जो बहुत ही आवश्यक है। अकेले पैसे से हम किसी देश के विकास की मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं, तो जो अन्य मापदंड है वो आज हम करेंगे। हमने देखा कि लोग बेहतर आय के बारे में नहीं सोचते, बल्कि वे केवल बेहतर आय के बारे में नहीं सोचते, बल्कि वे अपनी सुरक्षा, दूसरों के से आदर और समानता का व्यवहार भी पाना, आजादी इत्यादि लक्ष्यों के बारे में भी सोचते हैं। अब देखो, आपका क्वेश्चन भी रहेगा ये कि आय के अतिरिक्त और क्या क्या चाहिए मानव को। सुरक्षा चाहिए, दूसरों से आदर चाहिए, समानता का व्यवहार चाहिए और आजादी चाहिए। तो ये लक्ष्य भी एक मानव प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि जब हम किसी देश या क्षेत्र के बारे में सोचे तो हम औसत आय के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण लक्षणों के विषय में भी सोचते हैं। अब एक उदाहरण हाथ हम लेंगे जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि क्या क्या और जो लक्ष्य है वो मानव को प्राप्त करने होते हैं, अब उसके लिए जरूरी होते हैं। अब यहाँ पर हमने 3 स्टेट लिए हैं। अब कई बच्चों के पास जैसे पुराने बुक है, एडिशन है, तो उसमें जैसे इसमें कुछ बदलाव नजर आ सकता है। तो आप ये देख लें, हरियाणा, केरल और बिहार के कुछ तुलनात्मक आंकड़े यहाँ पर हम ले, उनकी तुलना हम करेंगे तीनों स्टेट की। तो देखें, हरियाणा का, केरल का और बिहार के आंकड़े हैं। हरियाणा, इन तीनों का हमने क्या लिया, शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 व्यक्ति पर ली है, साक्षरता दर ली है और निवल उपस्थित अनुपात लिया है। 3 जो लक्ष्य हैं वो हमने यहाँ पर लिए हैं। 3 महत्वपूर्ण जो तत्व है मानव के विकास के वो हमने लिए हैं। वो देखें एक बार, इनको समझ लें। यहाँ पर सबसे पहला है शिशु मृत्यु दर, IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी कि क्या होती है, किसी वर्ष में पैदा हुए 100 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मरने वाले बच्चों का अनुपात शिशु मृत्यु दर कहलाता है। अब किसी देश में जो बच्चों का जन्म हुआ ना 1 वर्ष में, और 1000 बच्चों में 1 वर्ष में जितने बच्चों का जन्म हो उसमें से कितने बच्चों की मृत्यु होगी, कितने वर्ष से पहले, 1 वर्ष से पहले। यानी कि शिशु मृत्यु दर कौन सी होती है, 1 साल से छोटे जितने भी बच्चे 1 वर्ष में मरते हैं वो शिशु मृत्यु दर कहलाती है। दूसरा है साक्षरता दर, लिटरेसी रेट, 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात। अब आप देखें, 7 वर्ष हमारे देश में लिया गया क्योंकि माना जाता है कि 7 वर्ष से नीचे का जो बच्चा है उसको साक्षर अनुपात, साक्षरता दर में काउंट नहीं किया जाता। हो सकता है कि वो ना पढ़े लिखे हों। 7 वर्ष के बाद जैसे बच्चे पढ़ने बैठते हैं बड़ी आयु में, तो इसीलिए 7 वर्ष से अधिक आयु के जितने भी साक्षर हैं उस जनसंख्या के अनुपात को साक्षरता दर कहा जाता है। और तीसरा आता है निवल उपस्थित अनुपात। निवल उपस्थित अनुपात है ये स्कूल से रिलेटेड है। 14 से 15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के साथ प्रतिशत। यानी कि क्या देखेंगे इसमें, हम पहले तो देखेंगे कि एक देश में 14 से 15 वर्ष की आयु के कितने बच्चे हैं, टोटल काउंट कर लेंगे उनको। फिर ये देखेंगे कि 14 से 15 वर्ष की आयु में जो बच्चे हमने काउंट किए उनमें से कितने बच्चे स्कूल में जाते हैं, तो उन दोनों का जो अनुपात वो क्या कहलाएगा, निवल उपस्थित अनुपात। अब एक बार आप आंकड़ों पर नजर दौड़ाएं, क्या क्या आंकड़े यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहले हरियाणा में 2016 के आंकड़े ये हैं शिशु मृत्यु दर के। साक्षरता दर के 2011 की जनगणना के हैं और निवल अनुपस्थित अनुपात 2013-14 का है। आप देखिए, हरियाणा में 2016 में हजार बच्चों पर जो मरने वाले बच्चों की संख्या थी, शिशुओं की संख्या थी, वो 33 थी। यानी कि 1 साल में 1000 जीवित बच्चों में से 33 बच्चे 1 साल की उम्र से पहले ही मर गए, मृत्यु उनकी हो गई। साक्षरता दर है वो है 8.2% की दर से 82% की दर से साक्षरता दर बढ़ी। और आयु जो 14 से 15 वर्ष के बच्चों की थी जो स्कूल में जाते हैं वो थी 61 बच्चे जो हैं वो स्कूल में जाते हैं 14 से 15 वर्ष की आयु के। इसके बाद केरल में देखें, केरल में 2016 में शिशु मृत्यु दर 10 रही, बहुत ही कम है हरियाणा की तुलना में। दूसरा, साक्षरता दर ज्यादा रही 94%। और जो 14 से 15 वर्ष के जो बच्चे स्कूल जाते हैं जिनका जो उपस्थित होते हैं उनका अनुपात 83 रहा। बिहार में जो मृत्यु दर है वो और भी ज्यादा रही, शिशुओं की 38 रही। साक्षरता दर बहुत कम रही 62%। और स्कूल में नामांकन वाले बच्चे हैं वो 43 रहे। ठीक है, ये देखा हमने, ये 100 में से हैं, प्रति 100 में से ये हैं जो निवल जो अनुपात मैंने आपको बताया। तो 100 बच्चों में से केवल 43 बच्चे स्कूल में नामांकन थे 14 से 15 साल के, यहाँ 83 और यहाँ 61। अब तीनों में आपने देखा कि बहुत ज्यादा अंतर है। अगर हम देखें शिशु मृत्यु दर देखें
तो वो सबसे ज्यादा बिहार में है। साक्षरता एक पॉजिटिव पॉइंट था, वो केरल में ज्यादा है। अगर निवल उपस्थिति अनुपात देखें तो वो भी केरल में ज्यादा है। तो काफी अंतर हमने देखा। इसके बाद एक और आंकड़ा आप देख लीजिए, ये है इन तीनों राज्यों की आय का, प्रति व्यक्ति जो आय है वो क्या है। देखें इसमें हरियाणा की है 2015-16 की है ये प्रति व्यक्ति आय, 1,62,034 रुपए कमाता है एक व्यक्ति एक साल में प्रति व्यक्ति आय है। और एक वर्ष के हम निकालते हैं तो हरियाणा की 1,62,034 रुपए, केरल की है 1,40,190 रुपए और बिहार की 31,454। अगर आय में देखें तो कौन सबसे आगे है, हरियाणा, और बिहार सबसे पीछे। लेकिन उन आंकड़ों को देखें आप, साक्षरता दर में कौन आगे था, केरल। निवल जो उपस्थिति अनुपात था उसमें कौन आगे था, केरल। तो देखिए अब तीनों में अंतर। इसका अर्थ है कि हरियाणा का एक व्यक्ति एक वर्ष में औसतन 1,62,000 रुपए कमाता है, जबकि बिहार में है केवल 31,454 रुपए। यदि विकास को मापने के लिए केवल प्रति व्यक्ति आय का प्रयोग किया जाए तो तीनों राज्यों में हरियाणा सबसे अधिक विकसित है, क्योंकि आय अगर देखें तो किसकी सबसे ज्यादा है, हरियाणा की। अगर हम लास्ट लेक्चर में हमने जैसे बात की थी कि आय के आधार पर विकास को मापा जाता है, तो इस हिसाब से तो कौन डेवलप है, हरियाणा डेवलप है। लेकिन केरल में 100 जीवित पैदा हुए बच्चों में से केवल 10 बच्चे एक वर्ष की आयु से पहले मरते हैं, जबकि हरियाणा में 33 बच्चे मरते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज हमें ये 2016 के आंकड़े हमारे पास हैं। इतने सालों बाद भी अगर देखें, डेवलपमेंट हमारे देश की आजादी के बाद की देखें, तब भी 1000 में से 33 बच्चे जो हैं एक वर्ष की आयु से पहले मर जाते हैं, यानी कि शिशु मृत्यु दर हरियाणा की काफी ऊंची है। तो इस हिसाब से तो क्या कहेंगे, स्वास्थ्य सुविधाओं का बहुत ही ज्यादा अभाव है। तो विकास कहाँ हुआ, अगर स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है तो हम विकास पूरी तरह से नहीं मानते हैं। इसके बाद तीसरे स्तंभ में अगर देखें तो बिहार के लगभग आधे बच्चे 8वीं कक्षा के बाद स्कूल भी नहीं पहुंच पाते। अब 8वीं कक्षा क्यों लिया, क्योंकि हमने 14 से 15 वर्ष के बच्चे लिए थे और इस एज में लगभग बच्चे 8वीं पास कर लेते हैं। तो ऐसे बहुत से बच्चे, आधे से ज्यादा जो बच्चे हैं वो क्या है, 8वीं कक्षा के बाद स्कूल नहीं पहुंच पाते। जबकि केरल में साक्षरता दर हमने देखी, या फिर जो अनुपात हमने देखा बच्चों का स्कूल में जाने का, वो सबसे ज्यादा था। तो इस हिसाब से तो अगर साक्षरता की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें तो कौन आगे, केरल। लेकिन आय अकेले की बात करें तो कौन आगे, हरियाणा, बिहार। तो तीनों में ही जैसे चारों ही स्थानों पर जैसे पिछड़ा हुआ है। इसलिए अब देखें, सार्वजनिक सुविधाओं का कारण ऐसा हुआ है, हरियाणा में औसत व्यक्ति की आय केरल के औसत से अधिक है, लेकिन साक्षरता दर और शिशु मृत्यु दर में वह पीछे है। अब साक्षरता दर देखें, साक्षरता दर ज्यादा है केरल की और शिशु मृत्यु दर में वह पीछे, यानी कि कम है। तो डेवलपमेंट किसी ज्यादा मानेंगे, अगर आय देखें तो हरियाणा की डेवलपमेंट ज्यादा है। लेकिन अगर हम और अन्य शिक्षा और साक्षरता के तत्वों को देखें, शिक्षा को देखें और स्वास्थ्य को देखें, तो उसमें कौन आगे है, केरल डेवलप ज्यादा है। इसका कारण है कि आवश्यकता नहीं कि जेब में रखा पैसा या रुपया वे सब वस्तुएं और सेवाएं खरीद सके जिनकी आपको बेहतर जीवन के लिए आवश्यकता हो सकती है। क्या कह रहा है कि पैसा ही महत्वपूर्ण नहीं है, पैसे से हम नहीं कह सकते कि किसी मानव का विकास हो गया है। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे तत्व हैं, लक्ष्य हैं जो मानव को प्राप्त करने होते हैं। अब जैसे हरियाणा की बात करें, पैसे में तो आगे है, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाएं तो सबको नहीं मिल पाती, तो डेवलप तो बिल्कुल भी नहीं मानेगी इस हिसाब से तो हम उसको, क्योंकि पैसा तो कोई काम का नहीं है। इसके बाद देखें, नागरिक कितनी भौतिक वस्तुएं और सेवाएं प्रयोग कर सकते हैं, इसके लिए आय अपने आप में संपूर्ण रूप से पर्याप्त सूचक नहीं है। अकेली आय क्या है, भौतिक वस्तु और सेवाओं के प्रयोग के लिए पर्याप्त नहीं है। सामान्यतः आपका द्रव्य आपके लिए प्रदूषण मुक्त वातावरण नहीं खरीद सकता। द्रव्य मतलब पैसे की बात यहाँ पर कर रहे हैं। इसके लिए आपको ऐसे समुदाय में ही जाकर रहना होगा जो प्रदूषण मुक्त हो, यानी कि जहां पर प्रदूषण ना हो। इसीलिए क्या कह रहा है ये कि अब किसी के पास अगर पैसा है ना, तो वो इससे प्रदूषण मुक्त वातावरण थोड़ी खरीद सकता है, और बाकी लोग जिस वातावरण में रहते हैं उसमें तो उसको रहना ही पड़ेगा। इसके लिए बस ये हो सकता है कि उसको वो जगह छोड़कर वो दूसरी जगह जाकर बस जाए। वास्तव में जीवन में बहुत सी महत्वपूर्ण चीजों के लिए सबसे अच्छा और सस्ता तरीका है कि इन वस्तुओं और सेवाओं को सामूहिक रूप से उपलब्ध कराया जाए। अब सामूहिक रूप से उपलब्ध कराने का मतलब क्या है, भाई प्रदूषण मुक्त की बात करें तो उस क्षेत्र को प्रदूषण मुक्त कर दें। ये नहीं कि अमीर व्यक्तियों के लिए तो अलग कंडीशन अप्लाई होगी, गरीब जो उनके लिए अलग सुविधाएं मिलेंगी। इसका एक ही तरीका है कि उस पूरे क्षेत्र को क्या कर दे, प्रदूषण मुक्त कर दे, सामूहिक रूप से सुविधा सबको दी जाए। ये सबसे अच्छा तरीका है।
इसके बाद अगर केरल में शिशु मृत्यु दर कम है तो वो देखें क्यों है, क्योंकि यहाँ पर स्वास्थ्य और शिक्षा की मौलिक सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इसी प्रकार कई राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली ठीक प्रकार से कार्य करती है। ये आप 9वीं कक्षा में पढ़ चुके हैं। पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, वो क्या है, अच्छा काम करता है। ऐसे राज्यों में स्वास्थ्य और पोषण स्तर निश्चित रूप से बेहतर होने की संभावना। सार्वजनिक वितरण प्रणाली आप थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। इसमें क्या था कि सरकार जो गरीब है या पिछड़े हुए जो लोग हैं उनको क्या करवाती है, उनको अनाज उपलब्ध कराती है सस्ती कीमतों पर, जैसे कईयों को तो मुफ्त में उपलब्ध कराती है। तो वही है, जिन राज्यों में ये प्रणाली अच्छे से काम करती है वहां पर स्वास्थ्य भी अच्छा मिलता है, क्योंकि प्रॉपर डाइट मिलती है और पोषण स्तर भी अच्छा मिलता है लोगों का। ये जो हमारा टॉपिक था ये कंप्लीट हो गया। तो आपने देखा कि किस प्रकार से अकेली आय ही एक महत्वपूर्ण मापदंड का स्रोत है। इसके अलावा और भी बहुत सारे तत्व हैं जिनका इस्तेमाल हमें करना होता है। स्वास्थ्य है, शिक्षा है, ये मुख्य तत्व हैं जो बहुत ही जरूरी है। आज का जो आपका होमवर्क है वो देख लीजिए आप। सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपका ये है, क्वेश्चन नंबर 1, और बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। तो आप देखें कि एक देश की जो विकास का आधार है वो क्या है। प्रति व्यक्ति आय देखेंगे, औसत साक्षरता दर देखेंगे और लोगों की स्वास्थ्य स्थिति या उपरोक्त सभी। अब आज मैंने आपको यही तो समझाया कि अकेली आय से विकास नहीं होता है, इसके लिए साक्षरता होना भी जरूरी है, स्वास्थ्य की स्थिति अच्छा होना भी जरूरी है। तो इसमें आपका आंसर क्या रहेगा, उपरोक्त सभी। दूसरा प्रश्न आपका एनसीईआरटी का ही है। एनसीईआरटी का प्रश्न नंबर 7, प्रति व्यक्ति आय कम होने के बाद भी केरल का मानव विकास क्रमांक हरियाणा से ऊंचा है। इसलिए अगर हम मानव विकास देखें, ह्यूमन डेवलपमेंट का आंकड़ा देखें तो केरल सबसे आगे है भारत में। फर्स्ट नंबर पर केरल हमारा स्टेट रहता है। और अगर प्रति व्यक्ति आय देखें तो वो क्या है, केरल की कम है। तो वो देखें, इसलिए प्रति व्यक्ति आय एक उपयोगी मापदंड नहीं, राज्यों की तुलना में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्या आप सहमत हैं, चर्चा कीजिए। अब इसके लिए आपको क्या करना, आप देख लीजिए कि अकेली आय मैंने आपको अभी यहाँ से बताया था। यहाँ से आप देखिए इसको, यहाँ से आपको करना है कि हरियाणा में तो औसत व्यक्ति आय केरल से ज्यादा है, लेकिन साक्षरता दर और शिशु मृत्यु दर में वो पीछे है। इसका कारण है कि यह आवश्यक नहीं कि जेब में रखा पैसा ही भौतिकों से खरीद सके। इतना कर लेंगे आप। इसके बाद आपको जो आगे करना है, यहाँ तक आपको ये करना है दूसरा प्रश्न। इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, आप यहाँ से करेंगे जो हमने कंपेयर करके दिखाया था दोनों को। ये दो लाइनें आपको इस क्वेश्चन में करनी है। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद तीसरा जो प्रश्न है वो है, निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय अधिक है। पंजाब, हरियाणा, केरल और बिहार। यहाँ पर स्टेट हमने 3 लिए थे, हरियाणा, केरल और बिहार। किसकी ज्यादा थी, हरियाणा की जो प्रति व्यक्ति आय थी वो ज्यादा थी। किस राज्य में साक्षर, अब कोई बच्चों के पास पुरानी बुक है उसमें एक क्वेश्चन बनेगा तो उसमें पंजाब आ जाएगा, क्योंकि हरियाणा का वहां पर जिक्र नहीं है। किस राज्य को साक्षरता दर सबसे अधिक है, तो वो कौन सा राज्य था, सबसे ज्यादा तो आगे कौन रहता है, केरल। लगभग 94% इस साक्षरता दर से 2011 में रिकॉर्ड की गई थी। और सबसे पीछे कौन था, बिहार। किस देश के लोग आर्थिक विकास अधिक क्यों चाहते हैं। अधिक आय के लिए चाहते हैं, स्वतंत्रता के लिए चाहते हैं, सुरक्षा के लिए चाहते हैं, सभी के लिए। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, आर्थिक विकास की बात करें तो शुरुआत मैंने यहीं से की थी कि अकेला पैसा ही किसी व्यक्ति की आर्थिक आय नहीं बताता। उसके लिए उसको स्वतंत्रता भी चाहिए, उसको सुरक्षा भी चाहिए, समानता भी चाहिए। तो ये सभी क्या है, जरूरी है। तो इसका आंसर रहेगा ये सभी के सभी। इसके बाद अगला प्रश्न देखें, किस राज्य की शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। आज हमने पढ़ा उसी की बात हम करें तो शिशु मृत्यु दर सबसे कम किसकी थी, केरल। केवल 10 बच्चे हैं जो 1 साल की उम्र से पहले मर जाते हैं। 1000 का ये रेशियो था, 1000 के ऊपर 10 बच्चे मरते, तो केरल यहाँ पर आ जाएगा। IMR का पूर्ण नाम बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका। IMR फुल फॉर्म इसकी कई बार आती है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर। और 2011 के अगर मैं भारत की बात करूँ तो कितनी रही, 43 प्रति हजार, ये औसत है। अब जैसे केरल की कम है, बिहार की ज्यादा है, लेकिन औसत अगर बात करें तो भारत की रही है 43 प्रति हजार पर, यानी कि 1 वर्ष से कम बच्चे हैं वो 43 प्रति हजार पर मरते हैं। साक्षरता दर किसे कहते हैं, आज हमने कर लिया था, ये भी आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 2011 में भारत की साक्षरता दर कितनी रही, 74.04% भारत की साक्षरता दर रही 2011 की जनगणना के अनुसार। अब पुरुषों की अगर देखें, मेल की अगर देखें तो 82.1%। अब आपको पता है भारत में पुरुषों की साक्षरता हमेशा महिलाओं से ऊंची रही है। और अगर महिलाओं की देखें तो 65.5% महिलाओं की रही, और औसत देखें तो 74.04% रही। शिशु मृत्यु दर किसे कहते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी, जैसे इसका दूसरा नाम है। आपको इसकी डेफिनेशन भी यहाँ पे करनी है। अगला एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन ये क्वेश्चन बार बार पेपर में और बड़े क्वेश्चन में जैसे आपका ये क्वेश्चन आता है, आर्थिक विकास से आपका क्या अभिप्राय है। किसी भी देश के आर्थिक विकास को मापने के लिए किन मापक सूचकों का प्रयोग किया जाता है, व्याख्या कीजिए। आप देखें, पहले तो आर्थिक विकास देखें, वैसे तो हम कर चुके हैं पिछले लेक्चर में इनको,
किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय में दीर्घकालीन वृद्धि आर्थिक विकास कहलाती है। क्या कहलाती है? जब राष्ट्रीय आय में लंबे समय तक वृद्धि होती है ना, तो उसको क्या कहते हैं? आर्थिक विकास कहते हैं, उसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहते हैं किसी देश की। अब इसके सूचक देखें, 2 हमने लास्ट लेक्चर में किए थे, 3 आज करें। राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, ये तो प्रमुख है, वैसे तो इन्हीं को लिया जाता है आर्थिक विकास को मापने के लिए, लेकिन कुछ और भी हैं जिनका बहुत महत्व है, जो आज हमने करे थे। शिशु मृत्यु दर, साक्षरता दर और निवल उपस्थित अनुपात। अब आपको क्या करना है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं इनकी डेफिनेशन। आपको राष्ट्रीय आय बतानी क्या होती है, प्रति व्यक्ति आय आपको बतानी क्या होती है, शिशु मृत्यु दर क्या है, साक्षरता दर क्या है और निवल उपस्थित अनुपात क्या है। आपको ये पांचों के पांचों डिफाइन करने हैं। ये हम वैसे तो कर चुके हैं, आप एक पीछे का लेक्चर देखेंगे, 2 उसमें हमने कर लिए थे और 3 यहाँ पर हमने करे हैं, तो इन पांचों को आप डिटेल में करेंगे। ये आज आपका फेयर नोटबुक का होमवर्क रहेगा, इसको अच्छे से उतारे, अच्छे से याद करें, साथ में लेसन को भी आपको रीड करना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।